Good morning, students. Welcome to our YouTube channel NEET and J World. And today we are going to discuss a very important chapter and a basic chapter of class 9 of subject biology. And chapter name is Cell. Cell, the basic unit of life. और इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. तो चैप्टर का नेम क्या है? सेल. ठीक है. चैप्टर का नेम, पूरा चैप्टर का नेम अगर हम करें पढ़ेंगे तो क्या होगा? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. देखो, जैसे एक घर को बनाने के लिए, ठीक है, एक दीवार को बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट लगती है क्या? ईंट, ब्रिक. ऐसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बेसिक यूनिट क्या है? सेल. लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या है? लिविंग बीइंग से. ठीक है. लाइफ मतलब लिविंग बीइंग. लिविंग बीइंग. अब देखो, चाहे वो कितना ही बड़ा लिविंग थिंग हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो चींटी हो, आंट हो, सारी की सारी लिविंग बीइंग किससे मिलकर बनी होती है? सेल से. तो सेल ही एक लार्ज ऑर्गेनिज्म को बनाती है. सेल ही एक स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग को बनाती है. तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट है. चाहे वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनना हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म बनना हो, सब किससे मिलकर बना होगा? सेल से. तो हम बोल सकते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग बीइंग, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of cell. ठीक है. और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? That's why we called cell is the basic unit of life. ठीक है. इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है लाइफ की. ठीक है. इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो, हमें ये सारी चीजें पढ़, जैसे हमें इन सारी चीज़ों को पढ़कर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज सेल. सेल होता क्या है? भाई हमें इतना पता चल गया कि एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे के सारे मिलकर बने होते हैं सेल से. लेकिन सेल होता क्या है? ठीक है. दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन मेन इंपोर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल. सेल का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल. सेल का फंक्शन क्या होता है? ये चीजें. थर्ड क्वेश्चन, जो सबसे पहले हु डिस्कवर्ड सेल. हु डिस्कवर्ड सेल. सेल को डिस्कवर किसने किया? फर्स्ट टाइम. ठीक है. ये सारे दिमाग में हमारे क्वेश्चन आते हैं. तो अब हमें इतना पता चल गया कि वो सेल. सेल होता क्या है? सेल क्या होता है? सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है. ठीक है. इतनी बात हमें पता चली कि जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना होता है? वो सेल से मिलकर बना होता है. ठीक है. अब हम इसके बारे में फर्स्ट टाइम देखते हैं कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर करा. ठीक है. वो डिस्कवर्ड सेल. इस सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? ठीक. ये चीज देखते हैं. तो फर्स्ट टाइम अगर हम देखते हैं कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था. सेल को इन 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक फर्स्ट साइंटिस्ट थे. ये फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल. हु डिस्कवर्ड सेल. अब देखो, अभी तक इन्होंने नाम सबसे पहले जो लिविंग सेल नाम किसने दिया था? इन्हीं ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने. कैसे? रॉबर्ट हुक वर्क कर रहे थे अपने माइक्रोस्कोप पर. ठीक है. बहुत पुराने जमाने की बात है, 1665 की. उस टाइम तक कोई भी माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था. ठीक है. तो माइक्रोस्कोप डेवलप करते हुए इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक कोर्क को माइक्रोस्कोप में देखा. सबसे पहले कोर्क को माइक्रोस्कोप में देखा. और कोर्क क्या है? यहाँ पे कोर्क है बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ की जो छाल होती है ना, पेड़ की बाहर की जो नॉन लिविंग थिंग होती है. ठीक है. जो याद रखना, बार्क जो छाल होती है, हिंदी में लिख देता हूं छाल. ये कैसी होती है? अब हमें पता है ये कैसी होती है? नॉन लिविंग. उस टाइम तक नहीं पता था. उस टाइम तक नहीं पता था कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. लेकिन हमें अब पता चल गया है. अभी मैं बता रहा हूं कि क्या है ये बार्क जो होती है, ये ऐसी होती है नॉन लिविंग. अभी तो हमें पता है. उस टाइम के जमाने में, उस टाइम पीरियड में नहीं पता था कि बार्क क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है. या अगर एक अंदाजे से साइंटिफिकली लैंग्वेज में हम नहीं बता सकते थे कि बार्क क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है. तो उन्होंने सबसे पहले बार्क ऑफ ट्री, जिसे उन्होंने क्या बोलते हैं? कोर्क. उन्होंने सबसे पहले किसमें देखा? माइक्रोस्कोप में देखा. और माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है, इन्हें इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर दिखे. ठीक है. इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर दिखे. ठीक है. इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर दिखे इसको रॉबर्ट हुक को. तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे, ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर किसके जैसे लग रहा था? इट इज रिजेंबल लाइक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर. मधुमक्खी को जब छाता होता है ना, मधुमक्खी का घर जो होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उसके जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया. इट इज रिजेंबल लाइक हनी कोम टाइप स्ट्रक्चर. ठीक है. हनी कॉम टाइप स्ट्रक्चर. तो जैसे हनी के छत्ते में जैसे छोटे छोटे शेप होते हैं, उनको इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो, ठीक है.
आप ये जो लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स कहां पर हुए करते थे, ऐसे छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स। अब ये देखो, ये साइंटिस्ट जो है रोबोट टू, ये साइंटिस्ट कहां गए थे, ये साइंटिस्ट यूरोप की कंट्री के होंगे। तो यूरोप में क्या पड़ती है, ठंड। वेस्टर्न इलाके में, मतलब एशिया के कंपैरिजन में रोबोट वो यूरोप में क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो वहां पे कुछ इस टाइप के घर बनाए जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के कुछ घर बनाए जाते हैं ठंड की वजह से, ठीक है, उनकी छत इस टाइप की होती है। तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या बोल दिया जाता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट को सेल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा कि ये जो लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, लिटिल कंपार्टमेंट्स, जो ये लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं, इनको उन्होंने नाम दिया सेल, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नाम जो लिटिल कंपार्टमेंट्स है, ये किसने दिया, सेल ने, जो सॉरी ये नाम किसने दिया, रोबोट हुक ने, और क्या नाम दिया, सेल, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया कि फर्स्ट टाइम हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी, फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया होता, रॉबर्ट हुक के, ठीक है, इसके रॉबर्ट हुक के। अब देखो, रॉबर्ट हुक ने अभी तक नहीं पता करा था कि जो मैं सेल देख रहा हूं ये कैसी है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1674 में, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1674 में, जिनका नाम क्या था 1674 में, जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक, शायद स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो सेल देखी वो सेल कैसी थी, लिविंग सेल। अब ये लिविंग सेल क्या थी, उन्होंने क्या करा, पॉन्ड वाटर के अंदर एक एल्गी देखी, और उस एल्गी का नाम क्या था, उस एल्गी का नाम था स्पायरोगायरा, ये एल्गी का नाम है, ठीक है। इन्होंने इस एल्गी को देखा, और ये एल्गी क्या है, ये एल्गी तो हमें पता है अभी की क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डिस्कवर करी सेल किसने डिस्कवर करी, ये पूछा जाए, सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा, तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले सेल को जो डिस्कवर करा वो किसने करा, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर हम क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल को किसने किया, ऐसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली करके पूछा जाए कि लिविंग सेल को किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। देखो ल्यूवेनहॉक, ठीक। अब देखो ल्यूवेनहॉक ने कब करा, 1674 में, और रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में। तो लगभग 10 ईयर के बाद, ठीक है, लगभग 10 साल के बाद किसने, ल्यूवेनहॉक ने एक लिविंग सेल पे वर्क किया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन हो जाता है, हु डिस्कवर्ड, जब डिस्कवरी की बात ही कर रहे हैं तो एक चीज और देख लो, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन ए सेल, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है फर्स्ट टाइम वो किसने डिस्कवर किया था, वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब किया था, 1831 में। अब क्या था, 1831 में। देखो सेल फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर की गई, 1665 में। उसके बाद लिविंग सेल कब डिस्कवर की गई, 1674 के अराउंड। और जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया वो कब किया गया, 1831 में। कितना टाइम गैप आया, ठीक है, 16 से 18 की सीरीज में आ गए, ठीक है। तो इतना टाइम लगा, कम से कम 200 साल लग गए। 1831 में सबसे पहले डिस्कवर्ड जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कितना टाइम पीरियड लग गया, लगभग हम मान सकते हैं कि 1831 में जो माइक्रोस्कोप की जो रेजोलेंस पावर थी, रेजोल्यूशन पावर वो बढ़ रही थी, ठीक है। अच्छे खासे माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुके थे 1831 तक। उस टाइम तक तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था सेल के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और उसके बाद ही सारी की सारी सेल की जो थ्योरी है, सेल के बारे में पता चला, वो उसके बाद ही पता चला 1800 के बाद में, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर सारे के सारे जो माइक्रोस्कोप है वो अच्छे खासे डेवलप हो चुके थे, ठीक है। तो अब हमारे पास जहां तक इतनी चीज समझ में आ गई, एक चीज और समझ लेना कि जो एक प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया गया है एनसीईआरटी में, प्रोटोप्लाज्म, कि वो किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं नहीं बताने वाला, ये सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा चैप्टर के अंदर हम जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी, इसको याद रखना। 1839 में प्रोटोप्लाज्म की टर्म जो दी थी वो दी थी पुरकिंजी कोई नाम था एक साइंटिस्ट का, उसने दी थी, ठीक है। पुरकिंजी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां तक हमारा सेल के बारे में पता चल गया कि सेल क्या होती है। सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, ठीक है। लिविंग बीइंग की जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से, ठीक है। और सेल को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, इतना हमें पता चल गया। लिविंग सेल को किसने किया था, ये पता चल गया। नॉन लिविंग सेल को किसने किया था, ये पता चल गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे सेल थ्योरी डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी में 2 साइंटिस्टों का नाम बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, ठीक है। पहला साइंटिस्ट है स्केलेटोन, क्या है, स्केलेटोन। शायद प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग हो सकती है, लेकिन थोड़ा याद रख लेना, स्केलेटोन, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट थे स्वान, ठीक है, स्वान, SCHWANN, ठीक है, स्वान। तो याद रखना स्केलेटोन और स्वान। और स्केलेटोन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपनी थ्योरी दी किसमें, 1838 में। और इन्होंने अपनी थ्योरी कब दी, इन्होंने दी 1839 में,
1839 में। तो दोनों साइंटिस्टों को हम लगातार पढ़ लेते हैं, ये 1838 में और इन्होंने 1839 में, स्केलेटन ने और स्वान ने। जो स्केलेटन साइंटिस्ट थे ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड के। कहाँ गए थे ये साइंटिस्ट? इंग्लैंड के। और स्वान के कहाँ गए थे? स्वान थे जर्मन के। ठीक है, अभी इंग्लैंड के, जर्मन की, ये सब क्यों बता रहा हूँ? थ्योरेटिकल लगता है और मतलब ऐसा लगता है कि इन्हें याद करना पड़ेगा। देखो बेटा, यही क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन सेम टू सेम कि स्केलेटन और स्वान कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, जर्मन के हैं। और एक चीज, जो स्केलेटन थे ये इंग्लैंड के क्या थे? इंग्लैंड के बोटनिस्ट थे, इंग्लैंड के बोटनिस्ट। और जर्मन जो ठीक है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, जो स्केलेटन थे सॉरी बेटा उल्टा बता दिया, ये स्केलेटन कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। अभी याद आ गया, ठीक है, अच्छा हुआ जल्दी याद आ गया कि जो स्केलेटन थे ये कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। ठीक है, ऐसे याद रखना। स्केलेटन कहाँ के थे? ये थे, स्केलेटन थे जर्मन के, जर्मन बोटनिस्ट। ठीक है, बोटनिस्ट, ये कहाँ गए थे? जर्मन बोटनिस्ट। और स्वान कहाँ गए थे? स्वान थे ब्रिटिश के, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। ठीक है, अब देखो इसको याद करना पड़ेगा तुम्हें। और यही क्वेश्चन मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंस इस पे, जोर इसलिए दे रहा हूं, यही क्वेश्चन नीट में आ चुका है एक बार कि स्केलेटन जर्मन बोटनिस्ट थे या ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, या स्वान जर्मन बोटनिस्ट थे कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो इसको ऐसे याद करना कि देखो बोटनी क्या होती है? बोटनी इट इज द स्टडी ऑफ द प्लांट। ठीक है, बोटनी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट। और जूलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ एनिमल, वो हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है, और बॉटनी इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट। जो प्लांट वगैरह के बारे में स्टडी करनी होती है तो बॉटनी की ब्रांच बन जाती है, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो देखो प्लांट के बारे में हमें पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता जितना एनिमल्स के बारे में लगता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो जूलॉजिस्ट, जो जूलॉजिस्ट थे, अच्छा लगना मतलब ब्रिटिश वाले, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड के जो लोग हैं, इंग्लैंड के जो, इंग्लैंड जाना अच्छा लगता है, लंदन, इंग्लैंड वगैरह ये सब। तो ये ऐसे याद रखना कि जो जूलॉजिस्ट हैं, जो जिसमें एनिमल की स्टडी करते हैं, वो ब्रिटिशर्स लोग हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश। अब ये ऐसा हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आए कि ब्रिटिश मतलब जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, तो वो वाला भाव वैसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि ब्रिटिश जो है क्या है, वो एनिमल की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। और जर्मन बोटनिस्ट कौन थे? स्केलेटन। डॉन समझ में आ रहा है? डॉन, स्केलेटन, जो भी तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन होगी, स्केलेटन। तो इसमें एक जर्मन में एक हिटलर हुए, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और बहुत ही बेकार, मतलब मुझे नहीं पता कैसे थे, बेकार थे, लेकिन इनके बारे में बेकार ही सुना है, जितना भी सुना है कि यहाँ पे हिटलर नाम के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो सब पे मतलब सब पे राज करते थे, वो ऐसा है कुछ, मुझे नहीं पता स्ट्रीम की, लेकिन ऐसे याद कर लो, हिटलर, डॉन, ऐसे करके, स्केलेटन। तो भी कहाँ के थे? जर्मन के और बोटनिस्ट के। बोटनी हमें उतनी अच्छी भी नहीं लगती तो उनको अलग कर दिया, बोटनी वालों को कहाँ कर दिया? जर्मन में भेज दिया। ऐसे करके कुछ भी करके याद कर लो, मतलब इतना समझ में आ गया, इतनी बात समझ लो। ठीक है, तो स्केलेटन ने क्या बताया? हम बात करते हैं स्केलेटन ने क्या बताया। इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट हैं वो सब अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। ये स्टडी किसने करके बताई? स्केलेटन ने, क्योंकि प्लांट के बारे में कौन बताएगा? बोटनिस्ट। ठीक है, तो और स्वान ने क्या बताया? स्वान ने बताया ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने ना, ये जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एनिमल के ऊपर स्टडी करी थी, लेकिन इन्होंने प्लांट के ऊपर भी स्टडी करी थी। ठीक है, थोड़ी सी स्टडी उन्होंने प्लांट के ऊपर भी की थी। ठीक है, अभी हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, केवल इतना समझो कि स्केलेटन ने क्या बताया था? ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। एंड स्वान ने क्या बताया था? ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने इतना बता दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्क्यू, थर्ड साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी के जो थर्ड साइंटिस्ट, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्क्यू, रुडोल्फ वर्क्यू। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी किसने दी? अगर क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी किसने दी थी? स्केलेटन और स्वान ने। ठीक है, लेकिन सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दी? फाइनल शेप किसने दी थी? फाइनल शेप दी थी रुडोल्फ वर्क्यू ने। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने एक वर्ड बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये इनकी ग्रीक लैंग्वेज है बेटा, ओमनी सेलुला ई सेलुला।
ठीक है, इन्होंने कहा कि जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, ठीक है, कि जो नई सेल हैं वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ठीक है। ऑल सेल्स, इन्होंने एक पॉइंट दिया, ऑल सेल्स arises from pre-existing cell, प्री-एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही बनती है। देखो एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि फर्स्ट सेल, हाउ द फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड, या सॉरी हाउ द फर्स्ट सेल इज अराइव्ड, ठीक है, पहली सेल कैसे बनी, हाउ टू मेक फर्स्ट सेल। तो वो वाला जो क्वेश्चन है कि वो पहली सेल कैसे बनी, लिविंग थिंग से बनी, नॉन लिविंग थिंग से बनी, ठीक है, कि मुर्गा पहले आया या अंडा पहले आया, हमें वहां नहीं जाना, वहां वो वाली बहस नहीं करनी हमें कि सेल कैसे बनी, पहली सेल कैसे बनी, हम ये पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, ठीक है, कि अमीनो एसिड वगैरह से बनती है, नॉन लिविंग थिंग से ही बनी फर्स्ट सेल, ठीक है। लेकिन अब जो सेल बन चुकी है अब हम उसके बारे में कर रहे हैं, जो इसने पहले बताया कि जो पुरानी सेल से नई सेल बनती है, ठीक है, ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और ये रोडोफ वर्क्यू ने कब किया, 1855 में, ठीक है। एक ने कब किया, 1838 में, एक ने कब किया 1838 में, एक ने कब किया 1839 में, और एक ने कब किया 1855 में। ये किसका वर्क है, रोडोफ वर्क्यू का, ये स्वान का, ठीक है, और ये स्केलेडॉन का। और ये क्या थे, ये थे जर्मन बोटनिस्ट, और ये क्या थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। और रोडोफ वर्क्यू का हमें नहीं पढ़ना कि क्या थे क्या नहीं थे, ठीक है। इन्होंने फाइनल शेप दी कि सेल थ्योरी को, इन्होंने बताया ओमनीसेलुला ई-सेलुला। ये जो ओमनीसेलुला ई-सेलुला है ना, ये स्टेटमेंट इनका इतना फेमस हो गया कि इसको इंग्लिश में चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, इतना फेमस हो गया था ये, इसलिए इंग्लिश की लैंग्वेज में भी अब यही लिखने लगे, ठीक है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है 11th क्लास की, ओमनीसेलुला ई-सेलुला, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, और इस पर दुनिया भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बोर्ड में भी, स्कूल में भी, हर जगह ये क्वेश्चन जरूर देते हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दी, रोडोफ वर्क्यू ने, ठीक है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने डिस्कवर सेल के बारे में पढ़ लिया, तो देखो एक चीज आगे पढ़ना, क्या कि सेल डायरेक्टली क्या नहीं बनाती, ऑर्गेनिज्म नहीं बनाती, बहुत सारी सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाती है, एक टिश्यू, ठीक है, क्या बनाती है, टिश्यू। सेम टाइप की सेल एक सेम टाइप का टिश्यू बनाएगी, और सेम टाइप के टिश्यू मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। कैसे, कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। सेल एक सिंगल यूनिट है, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सब चीजें टिश्यू बनती है, ठीक है। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब जैसे किडनी हुआ, हार्ट हुआ, लिवर हुआ, ठीक है, ये सब क्या है हमारे ऑर्गन। ऑर्गन के बाद ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये ऑर्गन सिस्टम हो गए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या लगता है, लिवर लगता है, पैनक्रियाज लगती है, ठीक है, ये सब ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक जब फंक्शन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ब्लड वस्कुलर सिस्टम्स, ठीक है, जिसमें हार्ट काम करता है, किडनी काम करती है, ठीक है, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ये सारे हमारे सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। सेल से मिलकर टिश्यू बनेगा, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्या सेल एक, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या सेल हर किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो क्या हो, एक बहुत लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, क्या सेल सब में सेम होती है या अलग अलग होती है, या सेल के नंबर सबके सेम होते हैं, या सेल के नंबर अलग अलग होते हैं। तो देखो सेल में वेरी, सेल में वेरी in their number, शेप और साइज। हर एक सेल में नंबर अलग होते हैं, शेप अलग होते हैं और साइज अलग होते हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम किसकी, नंबर की, पहली बात करते हैं हम नंबर की, ठीक। तो देखो जब हम नंबर की बात कर रहे हैं उस टाइम तक हमारे पास अच्छा खासा माइक्रोस्कोप जो वर्ल्ड है वो डेवलप हो चुका है। तो आफ्टर हम इसे बोल सकते हैं आफ्टर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जब हमने सेल को देखा, एक बहुत बड़े सेल को देखा, एक छोटे से सेल को देखा। अब ये बहुत बड़े छोटे सेल और बड़े सेल, इस चीज का मतलब क्या है, जब हमने एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को देखा, उसमें सेल के नंबर्स देखे, ठीक है, और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म देखा, उसमें सेल के नंबर्स देखे, तो हमें एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमें पता चला, हमें जो मेन चीज पता चली कि जो सिंगल सेल है ना,
सिंगल सेल से भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, मतलब एक सेल का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, ठीक है, उसमें भी लाइफ हो सकती है, ठीक है, वो भी क्या हो सकता है, जिंदा हो सकता है, लिविंग बीइंग है। तो सिंगल सेल में फॉर्म, इसे बोल सकते हैं सिंगल सेल में फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, में फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जब सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक जब हम सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं उसे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब, यूनि मतलब एक, सिंगल, और सेलुलर मतलब एक सेल, तो एक सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल क्या क्या है, इसके एग्जांपल हो जाते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया भी होते हैं, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है। अब जब सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। जब बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है एक ऑर्गेनिज्म, मैनी सेल, मैनी सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देती है, उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब बहुत सारी, ठीक है, और सेलुलर मतलब सेल, तो जब बहुत सारी मल्टीपल सेल से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, मैनी सेल्स। तो इसमें ज्यादातर क्या आते हैं, एनिमल्स, हम भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरे नंबर का हमें पता चल गया कि एक भी हो सकता है, अगर एक है तो क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर बहुत सारे हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं किसकी, शेप की। तो देखो ऐसे ही हर एक सेल में, जैसे मैं अपनी फंक्शन, हम अपनी फंक्शन बात करते हैं कि हार्ट के जो सेल हैं, क्या उनकी शेप, या और जो किडनी में सेल हैं उनकी शेप सेम होगी, या एक पैरामीशियम के अंदर या फिर किसी एनिमल के अंदर, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर क्या जो शेप है सेल की वो सेम होगी, नहीं, ठीक है। जो हर ऑर्गेनिज्म की अंदर डिफरेंट टाइप की सेल देखने को मिलती है हमें, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंट टाइप की सेल मिलती है। जैसे हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, किडनी के अंदर अलग शेप की सेल होगी और हार्ट के अंदर अलग शेप की सेल होगी, ठीक है। तो हमें इस चीज से एक चीज पता चल गई कि ईच ऑर्गेनिज्म हैव different type of shape of cell, ठीक है। अब ये सेल का जो शेप है वो डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या क्या है। देखो जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में स्मूथ मसल्स मतलब जैसे हमारे स्मूथ मसल्स बोलते हैं, हमारे स्टमक के अंदर मसल्स हैं, ठीक है, या हमारे माउथ के अंदर जो मसल्स हैं उनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप, कैसी होती है, स्पिंडल शेप, इस टाइप की शेप, या न्यूक्लियस हो गया, इसे क्या बोलेंगे, स्पिंडल शेप की स्पिंडल बोलते हैं। जैसे इधर बीच से उठा हुआ और साइडों से क्या हुआ, साइडों से दबा हुआ टाइप का, इस टाइप की जो शेप होती है उसे बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। तो देखो यहां से स्पिंडल शेप का पता चल गया। अब दूसरा और कैसे हो सकती है, और हो सकती है ब्लड सेल की बात करें तो, अगर ब्लड सेल में भी, हर ब्लड में बहुत सारी सेल होती है, इनकी भी ऐसे कुछ सर्कुलर टाइप की सेल होती है, ठीक है। और नर्व सेल की तुमने देखी होगी, नर्व सेल की जो शेप होती है वो तो तुम पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, कुछ इस टाइप की सेल होती है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स निकलते हैं, क्या निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स, और ये क्या होती है, एक्सोन, ठीक है, ये सेल बॉडी, ये तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि शेप जो होती है सेल की वो भी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की शेप होती है। तीसरी चीज आती है क्या, तीसरी चीज आती है साइज, अब साइज भी क्या करता है, वेरी करता है। तो सेल डिफर ग्रेटली इन देयर साइज, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बोल देते हैं माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसका जो साइज है वो कितना है, लगभग 0.3 माइक्रोमीटर। इसका सेल का जो साइज है वो कितना है, माइकोप्लाज्मा का, वो 0.3 माइक्रोमीटर के अराउंड है, ठीक है। ऐसे ही वायरस देखो, वायरस लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये अच्छा खासा एक एक्सेप्शन केस आ जाता है, ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वायरस की जो सेल है उनका शेप, उसका साइज कितना होता है, लगभग 0.02 टू 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल
एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे सब में लार्जेस्ट जो सेल है पूरे ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, एक सिंगल सेल की, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, वो होती है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एक ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसके एग के अंदर जो सेल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है, सॉरी, ठीक है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक। तो हमें यहां से क्या पता चल गया कि द शेप एंड साइज ऑफ सेल, shape and size of cell are related to their function, are related to their function, to their function they perform। जैसा उनका फंक्शन होगा वैसा जैसा उनका फंक्शन होगा वैसा उनका शेप और साइज का जो साइज है और शेप है वो वैसी होगी, ठीक है, जैसा उनका फंक्शन होगा, हमें इतना पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सुनो, क्या कि ऐसी क्या चीज है सेल के अंदर जो लिविंग थिंग बनाती है, ठीक है, कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक तो होंगी ना जो किसी को भी लिविंग थिंग बना देती है, ठीक है। तो ऐसी जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, ये सब किसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बीइंग की। तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं ईच लिविंग सेल, each living cell, each living cell each living cell has the capacity to perform the function, to perform the function that are characteristic of living organism, that are characteristic of लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो सब एक सेल परफॉर्म करती हैं। अगर ये सेल ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगी तो वो सेल निकल आएगी और वो फिर लिविंग बीइंग भी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है अभी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हुआ और रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन, इस टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये सब क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चीजें हैं, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, यही उसको क्या बनाती है, लिविंग थिंग बनाती है। और ये सारी की सारी जो लिविंग थिंग मतलब ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सेल के अंदर परफॉर्म होती है, ठीक है, सेल के अंदर परफॉर्म होती है। इसका मतलब हम क्या है कि एक सेल से हमें पता चल जाएगा कि मेटाबॉलिज्म कैसा है, ठीक है, एक सेल से हमें पता चल जाएगा कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मतलब होल ऑर्गेनिज्म का नहीं, सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं जब किसी चीज के बारे में बात करूंगा ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सेल के बारे में बात कर रहे हैं, एक सिंगल सेल के बारे में, ठीक है। तो सिंगल सेल मेटाबॉलिज्म फंक्शन भी करती है, सिंगल सेल क्या करती है, रिप्रोडक्शन भी करती है, और यही फंक्शन उसके क्या बनाते हैं, उसको लिविंग बीइंग। और बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब एक बहुत अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उमड़ रहा होगा बहुत ज्यादा कि हाउ डज द लिविंग सेल परफॉर्म द बेसिक फंक्शन। ये जो सेल है ये जो सेल है ये कैसे वर्क करती है या फिर कैसे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक को परफॉर्म करती है, ये दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे अब कल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या क्या पढ़ा आज कि सेल क्या होती है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमें सेल की रिक्वायरमेंट होती है। सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, इतनी बात पता चल गई। हमने और क्या पढ़ा आज कि फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल नाम किसने दिया, सेल थ्योरी किसने दी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे कि सेल अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है, कौन सा फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है, ठीक है। अभी हम जानेंगे अंदर इस सेल के अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो सेल का पूरा क्या करती है, फंक्शन कंट्रोल करती है या फंक्शन को कैसे कैरी करती है, उसके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, आगे हम उससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।